गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए प्रथम वर्ष में अपना चैप्टर चल रहा है शक्ति की अवधारणा। यहाँ जैसा कि आपको बताया भी गया है, शक्ति से तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से है और राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है दूसरे को नियंत्रित करना, प्रभावित करना, अपने अधीन करना। यानी व्यक्ति या कोई देश जब अपना प्रभाव वर्चस्व जमाता है उसी को हम राजनीतिक शक्ति कहते हैं। हमने ये भी जान लिया है कि शक्ति की जो अवधारणा है, राजनीतिक शक्ति की जो अवधारणा है, एक प्राचीन अवधारणा है। प्लेटो, अरस्तु, इसके अलावा हमने देखा कि हॉब्स, लॉक, इन सब ने शक्ति पर अपने विचार दिए। कौटिल्य ने विचार दिए हैं, शक्ति पर अपने विचार दिए हैं। तो उसी शक्ति की अवधारणा पर आज हम बात करते हैं कि शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं और शक्ति में कौन कौन सी बातें होती हैं। उन सब चीजों को आप जानेंगे और ये भी जानेंगे कि शक्ति का बल से क्या संबंध है और शक्ति का प्रभाव से क्या संबंध है। इस चीज पर भी विचार करेंगे। तो शक्ति का तात्पर्य जैसा कि अभी बताया राजनीतिक शक्ति से होता है। राजनीतिक शक्ति का मतलब होता है कि दूसरे को नियंत्रित करना। अब ऐसा करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम देखते हैं कि शक्ति में तीन बातें होती हैं। राजनीतिक शक्ति में मुख्य रूप से तीन बातें होती हैं। पहली बात होती है कि इसमें उच्च और अधीनस्थ के बीच संबंध होता है। उच्च और अधीनस्थ से तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सत्ता में है, उच्च पद पर है, और जो व्यक्ति अधीन है, आम नागरिक है, जनता है, उन दोनों के बीच एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? उच्च व्यक्ति आदेश देता है और आम जनता, अधीनस्थ व्यक्ति उसका पालन करती है। तो उच्च और अधीनस्थ के बीच क्या होता है? एक संबंध बन जाता है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंत में या अंततोगत या लास्ट तक जनता पर होता है। जो भी राजनीतिक शक्ति है, सत्ताधारी है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग किस पर करते हैं? जनता पर करते हैं। तो जनता इसमें क्या होती है? एक तरीका से शक्ति जिस पर प्रयोग में लाई जाती है वो आम नागरिक होते हैं, आम जनता होती है। अब हम बात करते हैं कि शक्ति की जो अवधारणा है इसका एक मनोवैज्ञानिक रूप भी देखने को मिलता है। यानी कि शक्ति में एक बात और क्या होती है कि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। शक्ति का जो प्रभाव है साइकोलॉजिकल पड़ता है, लोगों के दिमाग पर, लोगों के मन पर पड़ता है, आत्मा पर पड़ता है। तो शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा हो गई। शक्ति में उच्च और अधीनस्थ का संबंध होता है। और क्या होता है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग है वो अंत में जनता पर ही होता है। तो तीन बातें होती हैं। जहां तीन बातें होती हैं वहां लगता है कि यहाँ शक्ति है। उच्च अधीनस्थ संबंध होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक उसका प्रभाव होना चाहिए, और एक बात ये भी होना चाहिए कि उसका प्रयोग जनता पर होना चाहिए। तो ये तीन बातें हैं तो ऐसा लगेगा कि वह राजनीतिक शक्ति है। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक शक्ति की जो है, अब इसका बल से क्या संबंध है और प्रभाव से क्या संबंध है। पहले हम बात करते हैं बल, शक्ति और बल। देखो, शक्ति और बल हमने जाना कि जो शक्ति है एक बड़ी अवधारणा है। शक्ति में तो सभी प्रकार की शक्ति आ गई, मनोवैज्ञानिक आ गई, आर्थिक आ गई, राजनीतिक आ गई, धार्मिक आ गई, सभी तरह की शक्ति आ जाती है। तो शक्ति की अवधारणा बड़ी होती है। बल जो कि शक्ति का एक रूप होती है। शक्ति में बल छुपा हुआ है। शक्ति को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन बल को देखा जा सकता है। जब व्यक्ति अपने बल का प्रयोग करता है, किसी वस्तु को धक्का दे रहा है, एक दूसरे से लड़ाई में किसी को मार रहा है, तो वहां ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा बल का प्रयोग कर रहा है, ताकतवर है। तो शक्ति में क्या छिपा हुआ है? बल छिपा हुआ है। लेकिन शक्ति को हम नहीं देख सकते हैं, बल को देखा जा सकता है। इसलिए बल दृश्य है और शक्ति अदृश्य है। एक अंतर ये। दूसरा अंतर ये भी हो गया कि शक्ति की व्यापक अवधारणा है। शक्ति में तो बहुत सारी शक्ति आ गई और बल में सिर्फ शारीरिक शक्ति आती है, फिजिकल पावर आती है कि व्यक्ति में कितनी ताकत है, एक देश के पास कितनी सेना है, वो आ गई बल। जबकि शक्ति में तो सब आ गई कि एक देश के पास सेना कितनी है, हथियार कितने हैं, एक देश के पास जनता की पावर कितनी है, या यूं कहे कि मन वो भौतिक साधन कितने हैं। तो
शक्ति में तो सभी आ गई, आर्थिक आ गई, राजनीतिक आ गई, धार्मिक, ऐतिहासिक, सब प्रकार आ गए। लेकिन बल में सिर्फ एक कौन सा प्रकार आएगा? बल में आएगा सिर्फ भौतिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम आंक सकते हैं, मापन कर सकते हैं, वह है बल। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी कि शक्ति और बल दोनों एक नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से दोनों को अलग माना गया है। शक्ति की अवधारणा अलग है और बल की अवधारणा अलग है। हमको ऐसा लग रहा होगा कि शक्ति और बल दोनों एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। इसमें अंतर है कि शक्ति व्यापक अवधारणा है और बल एक सीमित अवधारणा है। शक्ति में सभी प्रकार की शक्ति आ गई और बल में सिर्फ और सिर्फ भौतिक शक्ति आती है, शारीरिक शक्ति आती है। इस प्रकार से शक्ति का रूप बड़ा है, बल का रूप छोटा है। शक्ति असीमित है, बल सीमित है। एक अंतर ये भी आता है कि शक्ति तो असीमित है, कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बल की सीमा होती है। तो यहाँ अंतर ये भी बन रहा है शक्ति और बल में जो हम संबंध देख रहे हैं। तो शक्ति और बल दोनों को हम एक नहीं मान रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि एक परिभाषा पहले भी आई थी और अब फिर से बता रहे हैं कि रॉबर्ट वाइस्टीन ने क्या बताया है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति क्या है बच्चों? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है। जब हम वास्तव में प्रयोग करेंगे शक्ति का, तो शक्ति किस में बदल जाएगी? बल में बदल जाएगी। तो अब आपके जान भी गए कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। जब वास्तव में उसका प्रयोग किया जाएगा तो शक्ति बल बन जाएगी, शक्ति दृश्य हो जाएगी। शक्ति को हम आंक सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं। तो शक्ति और बल दोनों अलग हो गए, दोनों की बीच से संबंध हो गया। अब हम फिर बात करते हैं बच्चों कि शक्ति और प्रभाव में क्या संबंध है। जैसे शक्ति और बल की बात की अभी हमने, वैसे ही शक्ति और प्रभाव को जान लेते हैं। प्रभाव, अब दोनों बिल्कुल अलग है, शक्ति अलग है और प्रभाव अलग है। शक्ति में जैसे कि अभी बता रहे थे कि शक्ति में तो सभी तरह की शक्ति आ गई, प्रभाव में तो क्या आ जाएगा? व्यक्ति का वर्चस्व आ जाएगा, एक देश का साइकोलॉजिकल प्रभाव आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव आ जाएगा। तो प्रभाव का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का या उस देश का दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है, वो कहलाएगा प्रभाव। तो प्रभाव और शक्ति दोनों अलग हैं। एक व्यक्ति के पास शारीरिक शक्ति हो सकती है, आर्थिक शक्ति हो सकती है और किसी भी प्रकार की शक्ति हो सकती है, लेकिन मान के चले कि उसका प्रभाव नहीं है, जनता पर उसकी पकड़ नहीं है। एक नेता है, खूब ताकतवर है, ताकतवर से मतलब उसके पास धन भी है, उसके पास एक प्रकार से यूं माने कि उसके पास खूब हथियार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका प्रभाव जनता पर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है कि अलग हो गई, शक्ति अलग हो गई और प्रभाव अलग हो गई। दूसरी हम बात उदाहरण से और समझ सकते हैं कि एक मान के चलो अपना खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खिलाड़ी है। अब उसके पास मान के चले कोई शारीरिक शक्ति नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव जनता पर इतना है कि उसे हम क्या है कि क्रिकेट का जादूगर मान रहे हैं, क्रिकेट का बादशाह मान रहे हैं। तो ये चीज हो गई यहाँ पर कि शक्ति और बल दोनों में अंतर हो गया, कि शक्ति अलग है और प्रभाव अलग है। हाँ, एक बात इसमें ये भी आ जाती है कि प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती है। एक व्यक्ति अपना कितना भी प्रभाव बढ़ा सकता है, एक देश अपना कितना ही प्रभाव जमा सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन शक्ति की एक सीमा होती है। एक देश बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति हासिल करेगा तो दूसरे देश उस पर अंकुश लगाएंगे। एक तरीका से शक्ति की एक सीमा होती है, तो प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ शक्ति और प्रभाव को भी हम एक नहीं मान रहे हैं, दोनों को अलग माना जा रहा है। यदि हम इनमें दृश्य के आधार पर अंतर देखें, प्रभाव के आधार पर, तो देखा कि एक ज्यादा प्रभावशाली है, एक कम प्रभावशाली है। अब हम बात कर रहे हैं कि दृश्य के आधार पर कि इसमें से शक्ति दृश्य है, प्रभाव दृश्य है, तो बताओ कौन सा दृश्य है आपकी दृष्टि में? यहां हमने बात की थी शक्ति और बल में, तो हमने बताया कि शक्ति अदृश्य है और बल दृश्य है। अब हम बात कर रहे हैं शक्ति के और प्रभाव की, तो इसमें दृश्य कौन सा है और अदृश्य कौन सा है?
तो देखो यहाँ बिल्कुल सीधी सी बात है कि शक्ति का एक रूप क्या था, बल है, और बल कैसा है, दृश्य है। तो शक्ति क्या है, यहाँ दृश्य है, और प्रभाव क्या है, अदृश्य है। अभी कहेंगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि शक्ति दृश्य है और बल दृश्य है। हाँ, या इस जगह पर दोनों के अंतर में जब हम देखेंगे तो यहाँ ये बात आती है, लेकिन यहाँ ये दूसरी बात आती है। ये बात आती है कि शक्ति का एक रूप जब आपको पता है बल है, और बल जब दृश्य है तो शक्ति भी क्या है, दृश्य है, और प्रभाव अदृश्य है। प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है, प्रभाव का सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। तो प्रभाव का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इतना प्रभाव होगा, प्रभाव को हम माप नहीं सकते हैं, कोई पैमाना नहीं है। तो ये एक अंतर यहाँ बन जाता है। और एक अंतर ये बनता है कि शक्ति क्षणिक होती है और प्रभाव कैसा होता है, दीर्घकालीन होता है। भाई प्रभाव तो लंबे समय तक होता है। महात्मा गांधी थे जो बहुत लंबे समय पहले उनका क्या है कि स्वर्गवास हुआ, आज उनका प्रभाव भी है। तो ये एक क्या है कि प्रभाव होता है। शक्ति का क्या है कि एक प्रभाव उसी समय तक रहता है जब तक किसी के पास शक्ति है। जैसे ही शक्ति खत्म होगी उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। एक समय था जब इंग्लैंड की शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी हुई थी और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति खत्म हुई प्रभाव खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शक्ति अस्थायी है और प्रभाव ज्यादा स्थायी है। शक्ति क्षणिक है और प्रभाव दीर्घ है। शक्ति अलोकतांत्रिक है, प्रभाव लोकतांत्रिक है। तो ये शक्ति और प्रभाव में अंतर बन जाते हैं कि शक्ति अलोकतांत्रिक है, मनोवैज्ञानिक है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक है। प्रभाव तो साइकोलॉजिकल होता है। तो यहाँ शक्ति और प्रभाव में अंतर बनते हैं कि दृश्य की दृष्टि से और क्या है कि प्रभाव की दृष्टि से ये कई अंतर बनते हैं कि एक शक्ति है अलोकतांत्रिक है, अस्थायी है, गैर कानूनी है, अमनोवैज्ञानिक है, जबकि प्रभाव लोकतांत्रिक है, मनोवैज्ञानिक है, स्थायी है, तो दीर्घकालीन है। तो यहाँ अंतर हो गया शक्ति में और प्रभाव में। तो शक्ति और प्रभाव भी एक नहीं है, दोनों में अंतर है। तो ये चीज आप जान गए होंगे विद्यार्थियों कि शक्ति और प्रभाव दोनों अलग अलग हैं। एक बात यहाँ आ जाती है, कार्ल जे फ्रेडरिक, क्या नाम है, कार्ल जे फ्रेडरिक क्या कह रहा है कि प्रभाव गुप्त शक्ति है। क्या है प्रभाव गुप्त है। अभी बता रहे थे कि शक्ति कैसी है, शक्ति तो प्रकट है, दृश्य है, प्रभाव क्या है, गुप्त है, अदृश्य है। तो ये बात इस परिभाषा में आ गई कि प्रभाव एक गुप्त शक्ति है। तो अब यहां हमने शक्ति के में निहित तीन बातें देख ली, शक्ति और बल में संबंध देखा, अंतर देखा, और हमने ये देखा कि शक्ति का प्रभाव से क्या संबंध है, क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि शक्ति कितनी प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ पावर, शक्ति के प्रकार। तो शक्ति के प्रकार देखते हैं कि शक्ति को विद्वानों ने तीन भागों में बांटा है। यहाँ शक्ति जो राजनीति विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान में शक्ति की जो अवधारणा है, वो शक्ति की अवधारणा में शक्ति के तीन प्रकार किए गए हैं। एक तो है शारीरिक शक्ति, एक है आर्थिक शक्ति, और एक है मनोवैज्ञानिक शक्ति। अब इन पर चर्चा करते हैं कि शारीरिक शक्ति क्या है। राजनीति विज्ञान में शक्ति का मतलब राजनीतिक शक्ति से होता है, और राजनीतिक शक्ति के ये प्रकार हैं तीन। राजनीतिक शक्ति के कौन सी तीन प्रकार हैं, शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक। पहले प्रकार की हम बात करें कि शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति से जैसे कि आपको बताया भी था, एक फिजिकल पावर होती है। एक देश की सेना से इसका संबंध लिया गया है कि एक देश के पास कितनी सेना है, कितने हथियार हैं, तो ये उसकी शारीरिक फिजिकल पावर को दर्शा रहा है। अब इस शारीरिक शक्ति में हम बात करते हैं कि जैसे एक देश की सेना होती है, पुलिस होती है, ये सब होते हैं, और ये किसके अधीन होते हैं, ये राजनीतिक शक्ति के अधीन होते हैं। तो शारीरिक शक्ति का राजनीतिक शक्ति के अधीन होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है, शारीरिक शक्ति अपना प्रभाव जमा लेती है या राजनीतिक शक्ति के आदेशों का मानने से इनकार कर देती है,
या उसकी अवहेलना करना शुरू कर देती है, राजनीतिक शक्ति की अवहेलना करना शुरू कर देती है शारीरिक शक्ति। मान के चले अपने देश की जो सेना है, पुलिस है, ये सरकार के अधीन है, और यदि ये सरकार की बात को नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में उस राजनीतिक शक्ति का प्रभाव गिर जाएगा और शारीरिक शक्ति का प्रभाव बढ़ जाएगा, और उस देश में फिर क्या है, राजनीतिक प्रभाव कम होने पर या राजनीतिक सत्ता पलट जाएगी, या यूं कहें कि उस देश में क्रांति हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि राजनीतिक शक्ति के अधीन सेना और पुलिस होती है, उसकी अधीनस्थता जरूरी है। यदि उसकी अधीनस्थता खत्म होती है तो वहां उस देश में क्रांति हो जाती है, सैनिक तख्ता पलट हो जाता है। तभी तो हम देखते हैं कि जो कई अमेरिका है, वो कई लैटिन अमेरिका देशों में ऐसा देखने को मिला, वहां तख्ता पलट हुआ। ऐसे ही अरब देशों में ऐसा हुआ। अभी आपने देखा कि एक लंबे समय पहले पाकिस्तान में हुआ था 1999 में। वहाँ क्या था कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, जो सेना प्रमुख था, उस सेना प्रमुख ने क्या किया कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी गई सरकार थी नवाज शरीफ की, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जनता से चुन करके गए थे, उस नवाज शरीफ की को सत्ता से वंचित कर दिया। वो सेना प्रमुख था नवाज, कौन सेना प्रमुख था, परवेज मुशर्रफ, जिसने नवाज शरीफ की सरकार को सत्ता से वंचित कर दिया और सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। स्वयं जबरदस्ती सत्ता में पहुंच गया, शासक बन बैठा, राष्ट्रपति बन बैठा। तो ये क्या है, शारीरिक शक्ति है कि शारीरिक शक्ति होती है एक देश के अंदर, सेना और पुलिस के में निहित होती है, लेकिन इसका राजनीतिक शक्ति के अधीन होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आर्थिक शक्ति की। आर्थिक शक्ति का मतलब है कि एक देश अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है, आर्थिक शक्ति के माध्यम से करता है। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य होता है कि एक देश के पास जो धन है, जो जो एक तरीका से उसके पास पैसा है, मनी है, यूं मान लो कि आर्थिक शक्ति से तात्पर्य क्या हुआ कि एक देश के पास धन सक्षम मात्रा में होना चाहिए। यदि उसके पास धन नहीं है तो ऐसी स्थिति में सेना को रखना, हथियार बनाना, दूसरे देशों से व्यापार करना, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में दूसरे देश उस पर कब्जा करेंगे या दूसरे देश का उस पर क्या है कि व्यापार प्रभाव जम जाएगा, जैसे कि अंग्रेजों ने भारत में किया था। भारत को आर्थिक दृष्टि से गुलाम बनाया, फिर धीरे धीरे राजनीतिक दृष्टि से भी गुलाम बना लिया। तो आर्थिक शक्ति एक प्रकार हो गई, शक्ति का एक प्रकार क्या हो गया, आर्थिक शक्ति हो गई, कि दूसरे देशों से हम कैसे व्यापार कर रहे हैं, किस तरीका से संबंध है। अब इस आर्थिक शक्ति के कुछ देखो विद्यार्थियों, कुछ प्रभाव होते हैं कि आर्थिक शक्ति में हम देखते हैं कि एक देश जब दूसरे देश से व्यापार कर रहा है या दूसरे देश से कर्ज ले रहा है तो उसके कई सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला प्रभाव तो यह है कि एक देश जिसने दूसरे देश से कर्ज लिया है, वह उस कर्ज को चुकाते चुकाते उसको क्या है कि और ज्यादा भी कर्ज लेना पड़ सकता है। कर्ज के लिए और ज्यादा कर्ज लेगा तो कर्ज में वो डूबता ही चला जाएगा, और उसकी एक बात यह कहें कि उसकी नाक में दम आने लगेगी। तो कर्ज को चुकाने के लिए और ज्यादा कर्ज उसको लेना पड़ेगा। तो ये एक देश के लिए क्या है, आर्थिक स्थिति को घातक बना देती है ये स्थिति, कर्ज की स्थिति। तो इसका आर्थिक शक्ति का एक प्रभाव क्या बनता है कि देश कर्ज में डूब जाता है और उस कर्ज को चुकाते चुकाते देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं कि देश का आत्मसम्मान भी गिर जाता है, कि जो देश दूसरे देश से धन लेता है, कर्ज लेता है, उधार लेता है, उस देश का साइकोलॉजिकल प्रभाव गिर जाता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उस देश से हमने जैसे धन लिया है उसकी बात को मानना होता है, अप्रत्यक्ष रूप से मानना होता है। तो उसका आत्मसम्मान गिर जाता है, स्वाभिमान गिर जाता है। एक है कि उसकी वह देश आत्मनिर्भर नहीं होता है, उसमें सेल्फ स्टैंडिंग नहीं आ पाती है, आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है वो देश, और दूसरे देश के वो अधीन होता जाता है, गुलाम होता जाता है। तो ये चीज हम कई बातों में हम देखते हैं कि देश आर्थिक दृष्टि से गुलाम हो जाता है। एक प्रकार और भी है, और वो है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति जो कि प्रचार प्रसार के रूप में देखने को मिलती है, कि एक देश या व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति या देश पर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रचार करता है।
जैसे कि क्या है कि बीबीसी लंदन हुआ, ये जो चैनल हैं जैसे बीबीसी लंदन रेडियो चैनल है, इसके अलावा और आज तो बहुत टीवी चैनल ऐसे हैं जो दूसरे देश को अपने प्रभाव में लेने के लिए क्या है कि प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ हम मनोवैज्ञानिक शक्ति की हम बात कर रहे हैं कि एक देश क्या करता है कि दूसरे देश पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव जमाने के लिए ऐसा करता है, प्रचार का प्रसार का सहारा लेता है। जैसे कि आप देखते भी हैं कि जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो उस समय क्या है कि भारत अपनी सैनिक परेड दिखाता है, मिसाइल और टैंकों का प्रदर्शन करता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि दूसरे देशों पर ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव जमाया जा सके कि भारत अब कमजोर देश नहीं है, एक ताकतवर देश है, ताकि दूसरे देश उसके प्रभाव में रहें, भारत की शक्ति को जाने, वर्चस्व को जाने। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, मनोवैज्ञानिक शक्ति हो गई। जैसे कि और भी हम उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे कि 1962 की बात करें। 1962 में क्या हुआ कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया और कुछ समय बाद युद्ध अपने आप बंद भी कर दिया। तो ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव जमाना था कि चीन अपना वर्चस्व जमा रहा है, पूरे देश में अपना प्रभाव जमा रहा है। तो यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि इस शक्ति की अवधारणा में हमने जो बताया है इसके तीन बातें होती हैं और तीन प्रकार हो गए इसमें, और ये शक्ति बल का और शक्ति प्रभाव का यहाँ संबंध हो गया। तो ये चीज बहुत अच्छी तरीका से आप समझ गए होंगे। और इसको शॉर्ट टूक में एक बार और चर्चा करते हैं कि शक्ति में तीन बात होती हैं। एक तो उच्च अधीनस्थ का संबंध होता है, एक शक्ति में क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में ये देखने को मिलती है, और एक शक्ति का जो प्रयोग है अंत में या लास्ट तक जनता पर ही होता है। शक्ति के प्रकार हो गए, शक्ति के प्रकार हैं शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। तो ये तीन शक्ति के प्रकार हो गए। अब आगे इसमें शक्ति पर और भी कुछ बचा है। अभी तो शक्ति के हमने स्रोत कर लिए, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, प्रकार हो गए। अब शक्ति को प्रयोग में लाने के तरीका बचे हैं, और एक और बचा है कि शक्ति साध्य है या साधन है। तो यहाँ एक चीज और बची है। फिर इसके बाद शक्ति से जुड़ा एक अगला अध्याय शुरू होगा, सत्ता। तो यहाँ हम इसको इतना ही करते हैं। धन्यवाद।